सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 77 यानी 77 जो कि कक्षा 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें आज हम जिस पाठ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं वह है पाठ नंबर 4 जलवायु। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं और उनके बारे में निर्देश भी दे रखे हैं कि उनका उत्तर हमें कितने शब्दों में लिखना है या कैसे लिखना है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए अपनी इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला अनुदेश लिखा है कि प्रश्न 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं। इनका उत्तर एक शब्द, एक पद या अधिकतम 30 शब्दों में दीजिए, यानी ये 1 अंक के प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि जलवायु का क्या अर्थ है। तो देखिए, एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि यानी 30 वर्ष से भी ज़्यादा में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। यानी जब हम किसी विशाल क्षेत्र के मौसम का लंबे समय तक अध्ययन करते हैं यानी कि 30 वर्ष से भी ज़्यादा, तो उसमें जो भी परिवर्तन आते हैं उन सभी का कुल योग जलवायु कहलाता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानी भागों में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं। देखिए, बहुत तेज गरम गरम और शुष्क पवनें चलती हैं, जानते हैं उनको क्या कहते हैं। जब आपको याद भी होगा, मम्मी भी कहती हैं कि भाई इस समय दोपहर में मत निकल, अप्रैल मई के महीने में, नहीं तो क्या लग जाएगी, लू लग जाएगी। बिल्कुल सही, गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानी भागों में चलने वाली पवन को हम लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 है, चेन्नई में अधिकांश वर्षा किन महीनों में होती है। तो देखिए, चेन्नई में अधिकांश वर्षा अक्टूबर और नवंबर के महीनों में होती है। कब कब होती है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। फिर है प्रश्न नंबर 4, दिल्ली में होने वाली वर्षा मानसून की किस शाखा द्वारा होती है। देखिए, आपको अगर पता हो और इस पाठ में हमने समझा भी है कि जब हिंद महासागर से ये पवनें, मानसून पवनें उठती हैं तो भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक को हम अरब सागर शाखा कहते हैं, एक को हम बंगाल की खाड़ी शाखा कहते हैं। तो जो दिल्ली में होने वाली मानसून की वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से ही होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, भारत में 400 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा वाले 2 क्षेत्रों का नाम लिखिए। देखिए, इसमें आपकी वर्कशीट में गलत लिखा हुआ था कि उसमें लिखा था कि वार्षिक वर्षा से कम मतलब 400 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों का नाम। वो कम नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा आएगा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो वो हैं चेरापूंजी और मासेनराम। तो ये थे 1-1 अंक के प्रश्न। फिर प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हालांकि ये स्रोत आधारित प्रश्न है, 4 अंकों का आता है, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही प्रश्न दिए गए हैं तो हम इनको 2 अंक के मान लेते हैं, 1-1 अंक के। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान भी उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं और स्थल यानी जमीन अभी भी क्या होता है, आर्द्र होता है। मैंने यहाँ पर ठीक करके लिख दिया, आर्द्र होता है। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में ऐसे ही होता है ना, जब वर्षा ऋतु तो बीत जाती है, यानी थोड़ा सा नमी भी होती है, गर्मी भी होती है और शीत ऋतु आने वाली होती है। तो दिन का तापमान तो ज़्यादा होता है जबकि रातें ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो स्थल होता है वो अभी भी नम होता है। तो उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, क्योंकि दिन में तो वही हमें नमी वाली गर्मी लगती है जबकि रातें ठंडी होती हैं। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। इसको आप याद कर लीजिए, ये 1 अंक का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अक्टूबर में हमें आर्द्रता महसूस होती है, नमी महसूस होती है, तो उसको हम क्वार की उमस कहते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न, क्वार की उमस हमें क्यों नहीं सुहाती। तो इसका उत्तर है कि क्वार की उमस हमें इसलिए नहीं सुहाती क्योंकि उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहाय हो जाता है। इसलिए असहाय का मतलब जो कि बहुत हमें इरिटेट करता है, उसको सहा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है और वो भी चिपचिपाहट वाली। फिर इसी पर आधारित दूसरा प्रश्न,
अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में मौसम में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो देखिए ऊपर हमें अनुच्छेद में से ही इसका आंसर ढूंढना है। अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। तो ये हमें लिखना है। फिर है एक और अनुदेश, प्रश्न 7 व 8 का उत्तर अधिकतम 80 शब्दों में दीजिए। यानी ये 3 अंकों के प्रश्न हैं, तो इसमें 3 पॉइंट तो आपके जरूर होने चाहिए। तो प्रश्न नंबर 7 है कि मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना कीजिए और उनके अंतर का कारण भी दीजिए। तो देखिए जो मुझे समझ में आया, जो मेरा सुझाव है वो यही है। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे मुंबई में वर्षा जून से सितंबर तक होती है, जबकि चेन्नई में इन दिनों के अलावा, इन महीनों के अलावा अक्टूबर और नवंबर में भी वर्षा होती है। फिर दूसरा पॉइंट है कि मुंबई में वर्षा अरब सागर शाखा के द्वारा होती है, जबकि चेन्नई में वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा होती है। फिर इसके बाद है अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में जो निम्न दाब होता है वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थानांतरित हो जाता है। यानी जो अरब सागर में निम्न दाब बना हुआ होता है वो शिफ्ट हो जाता है बंगाल की खाड़ी के ऊपर, जिसके कारण पूर्वी तट जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर भारी वर्षा के साथ चक्रवाती तूफान भी आते हैं, जबकि मुंबई में ऐसा नहीं होता है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 8, जलवायु और मौसम में अंतर है। क्या अंतर है वो बताना है आपको। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या अंतर है और कोई 3 अंतर आपको बताने हैं। तो देखते हैं एक बार। मौसम किसी क्षेत्र के वातावरण की लघु अवधि को दर्शाता है। यानी किसी क्षेत्र के शॉर्ट टाइम, जो जब कम समय के लिए हम उसके वातावरण को देखते हैं तो वो मौसम कहलाता है। और जलवायु शब्द का प्रयोग किसी जगह की लंबी समयावधि तक किए गए मौसम को बताने के लिए किया जाता है। यानी किसी विशाल क्षेत्र में जब हम लंबी समयावधि के लिए उसके मौसम की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं उसको हम जलवायु कहते हैं। फिर दूसरा अंतर है कि पूरे साल मौसम बदलते रहते हैं, यानी मौसम हमेशा परिवर्तनशील होता है, लेकिन जलवायु इतनी आसानी से नहीं बदलती। यानी जलवायु में परिवर्तन होना बहुत ही दीर्घकालिक शायद हो सकता है, वरना नहीं। फिर तीसरा अंतर है कि किसी स्थान के मौसम पर वहाँ के तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, बादलों की स्थिति और पवन आदि का भी प्रभाव पड़ता है, जबकि किसी स्थान की जलवायु पर इन सब चीज़ों के साथ साथ अक्षांश, सौर प्रकाश यानी सनलाइट, महासागरीय धाराएं, वायुदाब पट्टियां, तूफान, ऊंचाई आदि कई अन्य चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये फ़र्क है मौसम और जलवायु में। फिर एक और अनुदेश, प्रश्न 9 व 10 का उत्तर कम से कम 80 से 100 शब्दों में विस्तार से दीजिए। यानी ये 5 अंकों के प्रश्न हैं। कितने अंकों के? 5 अंकों के प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है कि दिल्ली के मौसम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग दे दिया कि दिल्ली के मौसम को कौन कौन प्रभावित करता है। देखिए एक तो समुद्र से दूरी है। समुद्र से दूरी होने के कारण दिल्ली की जलवायु विषम जलवायु है। यानी यहाँ का मौसम कैसा है? विषम है, अर्थात यहाँ सर्दियों में अधिक सर्दी और गर्मियों में अधिक गर्मी का अनुभव ज़्यादा होता है। फिर दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। भूमध्य सागर से उठने वाली नम हवाएं जो होती हैं वो सर्दी के महीनों में दिल्ली में वर्षा करती हैं, जिससे शीत ऋतु ठंडी होने के साथ साथ नम भी हो जाती है। जैसे कि आपने भी इस बार ये अनुभव किया होगा कि सर्दियों में कितनी ज़्यादा बरसात हुई थी। फिर इसके बाद है तीसरा जो तत्व है वो है प्रदूषण। प्रदूषण भी दिल्ली के मौसम को प्रभावित करने वाला एक तत्व है। गर्मी में यह है जहां एक और दिल्ली के तापमान को बढ़ा देता है। देखिए प्रदूषण से दिल्ली का तापमान भी बढ़ जाता है। वहीं सर्दियों में धूल और प्रदूषण के कारण बादलों की परत मोटी हो जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए कई कई दिन तक जब सूर्य दिखाई नहीं देता तो यहाँ पर बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। तो ये मेरा सुझाव था। अगर आपको कोई इसके बारे में जानकारी है तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, समुद्र से दूरी का किसी स्थान की जलवायु पर क्या प्रभाव हो सकता है। 2 उदाहरण भी दीजिए। यानी समुद्र से दूरी किसी स्थान की जलवायु पर क्या असर डालती है वो बताना है। देखिए समुद्रों की निकटता और दूरी दोनों ही जलवायु को प्रभावित करती हैं। जैसे जो स्थान समुद्रों के निकट होते हैं उनकी जलवायु सम रहती है। सम का मतलब जो है एक जैसी रहती है, तथा जो स्थान दूर होते हैं वहाँ तापमान विषम पाए जाते हैं। समुद्र के निकट वाले क्षेत्रों में क्या होता है, देखिए लोग जो है
मौसम की अवस्थाओं को कम महसूस करते हैं, यानी वहां पर सर्दी और गर्मी में बहुत अधिक अंतर नहीं होता। जब समुद्र से दूरी बढ़ने पर, जबकि यहां पर आएगा जबकि, आप थोड़ा सा इसको सही कर लें, जबकि समुद्र से दूरी बढ़ने पर वहां रहने वाले लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को अधिक महसूस करते हैं, जैसे गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी। और दो उदाहरण है कि देखिए, जैसे मुंबई समुद्र के निकट है, इसलिए वहां पर वहां की जो जलवायु है वो सम जलवायु है, अर्थात वहां सर्दी और गर्मी में तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं होता। इसको आप काट दो। जबकि राजस्थान समुद्र से दूर होने के कारण वहां के लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को अनुभव करते हैं, जैसे गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में वहां सर्दी भी बहुत पड़ती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, और जब भी संभव हो और उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।